फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, यूनिट 1.6 द अल्केमी ऑफ नेचर, जो कि रक्षा भारतीय द्वारा लिखित एक लेसन है, उस लेसन को हमने पूरी तरह से देख लिया है और उसका वर्कशॉप जो है वो भी हमने शुरू कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस हमने उसके कर लिए थे, जहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 तक, पेज नंबर 41 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ और बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स, है ना। मतलब लेसन को हम किस तरह से समझ चुके हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चन चाहते हैं कि हम थोड़ा सोचें और उसके आधार पर अपने उत्तर दें। हाउ शुड यू डील विद द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स? ए, हाउ शुड यू डील विथ डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स? ठीक है, उसका आंसर हमको यहाँ पर देना है। अभी सारा कुछ मैं यहाँ पर तो नहीं लिख सकता, पर मेन पॉइंट्स मैं उसके यहाँ पर लिखूंगा और आपको ओरली आंसर बता दूंगा। अब सबसे पहली बात क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि जो डिफिकल्टी है या जो प्रॉब्लम है, जो संकट है, वो परमानेंट नहीं है। इट इज नॉट परमानेंट, है ना। जो भी प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है वो परमानेंट नहीं है। ऐसा जब हम सोचते हैं तो हमें फिर से एक ख्याल आता है कि अगर ये परमानेंट नहीं है, इसका मतलब इसका वो इट इज गोइंग टू गो, मतलब ये जाने ही वाला है। अगर ये जा सकता है तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होगा, है ना। फिर वो सॉल्यूशन को ढूंढ करके हमें उसे लगातार, है ना, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब लगातार हमें उसके बारे में सोचना है और जब वो हमें मिल जाए तो उसके ऊपर हमें कृति करनी है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेनी है और उस एक्शन को हमें निरंतरता से करते रहना है। उसी के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उनको उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो how should we deal with problems? Think that problems are not permanent, and if they are not permanent, it means that they will be going, है ना कभी वो तो जाने वाले ही है। अगर वो कभी ना कभी जाने वाले हैं, इसका मतलब उसके लिए कोई ना कोई उपाय होगा जिससे हम उनको दूर भगा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसको ढूंढ करके उसके ऊपर कार्रवाई करके या उसके ऊपर एक्शन लेकर के उसको हमें निरंतरता से करता रहे जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। निरंतरता से उस पर काम करना है ताकि एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम हमारे आगे हार मान जाएगा और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। बी, अब इसको क्वेश्चंस को पूरी तरह से मैं लिखूंगा नहीं। एन ऑयस्टर टर्न्स अ ग्रेन ऑफ सैंड इनटू अ पर्ल, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस? मतलब देखो, यहाँ पर क्या हमें क्या बताया जा रहा है कि जो सीप होती है, समंदर में जो सीप होती है, जहां जो मोती बनाती है, सीप क्या करती है, समंदर के जो रेती है, समंदर की जो रेती है उसका एक दाना अपने अंदर लेती है और उसको मोती बना देती है, उसको वो मोती में तब्दील कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि समंदर के रेत के दाने जैसे बिल्कुल ही कोई काम की न आने वाली चीज या फिर किसी काम की न होने वाली चीज को भी हम एक बहुत बड़े या बहुत ही मौल्यवान मोती में उसको अगर प्रकृति बदल सकती है, तो हम भी कितने भी छोटे क्यों ना हो,
हम भी चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमारे हाथों से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बशर्ते हम हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है, उसके पीछे निरंतरता से कार्य करते रहे, तो जरूर एक दिन हम भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो भी अगर निरंतरता से कार्य करेगा, तो बड़ा से बड़ा काम भी वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है? तो यही हमको प्रकृति सिखाती है इस सीप और मोती के उदाहरण से। ठीक है? मतलब व्यक्ति कितना छोटा क्यों ना हो, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और जब वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, तो उसी के साथ उसको आगे बढ़ना होगा। उसी के साथ उसको निरंतरता से उसको वो कार्य करते रहना होगा, ताकि एक दिन उसको सफलता ज़रूर मिल जाए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी, 7C। हाँ, तो उसको मैं इंग्लिश में सॉरी बताना चाहूँगा। एन ऑयस्टर टर्न्स अ ग्रेन ऑफ सैंड इंटू अ पर्ल। Nature tells us that an important thing like a grain of sand can be converted into pearl, which means that however small a person is, however insignificant the person seems to be, he has the capacity to do the greatest of the deeds in this world. This we should not forget. This is taught by an oyster and a pearl. ठीक है? How does nature succeed in its alchemy? What can it turn a small person into? देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रकृति है, वो अपने जादूगरी में किस तरह से सफल हो जाती है ना? अपनी जादूगरी में वो कैसे सफल होती है? तो उसके एक 3-4 हमें चीजें मिलती है। नंबर 1, है ना? उसको हमें इसमें हम अभी आंसर जो आपको लिखना है वो मैं बताऊँगा, पर उसको पहले हमें पॉइंट्स समझना होगा। हमें फूलों से कुछ सीखना है, हमें समंदर के पानी से कुछ सीखना है? हमें कंक्रीट में उगी हुई कंक्रीट में उगी हुई घास से कुछ सीखना है। अगर ये 3 चीज़ें हम सीख सकेंगे, तो ये 3 चीज़ें हम अगर जान पाएँगे, सीख सकेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रकृति किस तरह से अपनी जादूगरी करने में कामयाब होती है, ये हम समझ पाएँगे। सबसे पहली चीज़ तो है, ये कभी भी ना सोचे कि मैं कितना छोटा हूँ, या फिर मैं कितना क्या कहते हैं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं तो छोटा-सा हूँ, ऐसा कभी भी ना सोचे। क्यों? कि रेत का दाना अगर मोती बन सकता है, तो कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, वो महान बन सकता है। और व्यक्ति महान किस चीज़ों से बनता है? व्यक्ति महान बनता है उनकी उनकी एक्शन से। वो क्या करते हैं, इस पर व्यक्ति की महानता निर्भर होती है। नंबर 1। नंबर 2, फूल। फूलों से हम क्या सीखते हैं? फूलों का जीवन भले ही कितना छोटा क्यों न हो, पर हमेशा ही वो खुद भी आनंद में रहते हैं, और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने में उनको मजा आता है। तो इसी तरह से हम भी हमने भी ये सीखना चाहिए कि हमारा जीवन पता नहीं कितना छोटा है, कितना बड़ा है, पर जो भी जीवन हमें मिला है, अगर वो सारा का सारा जीवन हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्या कहते हैं, शक्ति के साथ जिए, तो निश्चित तौर पर एक अलग जीवन हम जी सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, सी वाटर। देखिए, अगर कोई भी काम आपने करने की ठानी है, कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि भले ही वो कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, पर अगर आप निरंतरता से कोशिश करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो कि कंक्रीट में भी दरारें पड़ करके अगर घास उग सकती है, तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। ये हमें प्रकृति सिखाती है। ठीक है? तो अभी इंग्लिश में करते हैं। Flower tells us, however short the life is, live it to its fullest.
Okay, so if we try and live our lives to the fullest, we will be able to achieve so many more things in our life than a normal than we normally can. पहली बात. Second, as the sea water, in spite of being so fragile or so smooth, it can cut the rock with its persistent efforts. We should also be looking at it for persistency, निरंतरता. और तीसरी चीज है because if grass can make crevices in concrete floor and come out from it, then nothing is impossible in this world. And this is what the nature does, and therefore it is successful in its alchemy. नेचर, इसीलिए प्रकृति अपनी जादूगरी दिखाने में कामयाब होती है, क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें है. What can it turn a small person into? एक छोटे से आदमी को, एक छोटे से इंसान को प्रकृति किस तरह से बदल कर रख सकती है और किस चीज में बदल सकती है. तो एक छोटे से छोटे इंसान को भी प्रकृति एक महान व्यक्ति में बदल सकती है. किस तरह से? जैसे एक बालू का कण एक मोती में तब्दील किया जा सकता है, तो प्रकृति किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को एक महान व्यक्ति बनाने की क्षमता रखता है. वो व्यक्ति खुद अपने अंदर वो क्षमता लिए घूमता है, इसलिए वो किसी भी छोटे से छोटे आदमी को भी बड़े से बड़ा, महान से महान व्यक्ति बना सकता है. ठीक है, चलिए अब आंसर करते हैं डी, क्वेश्चन नंबर 7D. ठीक है, which two aspects of nature teach us to accept change and adjust according to the situation? Which two situations or aspects, कौन से दो एस्पेक्ट्स है नेचर के जो हमें सिखाते हैं कि बदलाव को आप स्वीकार करो और उसी के हिसाब से जीने की कोशिश करो. वाटर, ठीक है, एंड रॉक. कौन सी दो चीजें ऐसी है जो हमें बताती है, हमें कह रही है कि बदलाव को स्वीकार करो? पानी, कड़ी धूप की वजह से पानी भाप बन जाता है, पर वो बिना किसी अहम भाव के अपने स्वरूप में बदलाव लाता है. और हवा जहां कहीं भी ले जाए वो चला जाता है, किसी भी अहम भाव के बगैर वो ये सारी चीजें करता है. और जो रॉक होता है, जो चट्टान होती है, वो भी समंदर के पानी के आगे इतनी शक्तिशाली, इतनी विशाल, इतनी ताकतवर होने के बावजूद वो आखिरकार इतने नाजुक पानी के सामने घुटने टेक देती है और स्वीकार कर लेती है कि भाई मैं आपके सामने कुछ भी नहीं. इसी तरह से हमें दो चीजें सीखनी चाहिए, है ना. We should learn two things. We should learn that change is evident, or change is unavoidable from water and from the rock. The water changes its form and becomes vapor due to heat. It never shows any ego and converts itself into vapor and goes where the wind takes it. Likewise, we should also accept that change is going to be there and change cannot be avoided. Number one. Number two, the rock, in spite of being so strong, so what we can say mighty, it gives up or it gives in to the seawater because of its persistency. So we should also think that persistency does make anything possible. ठीक है, ये दो चीजें हम सीख रहे हैं. आखिरी सवाल है, why does the writer begin by quoting the lines from William Blake's poem
ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। और ये जो कुछ लाइनें, 4 लाइनें जो हमें दी गई थी पोम की, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। ये विलियम ब्लेक की जो कविता है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, उसकी पंक्तियां थी। तो ये पंक्तियां शुरुआत में क्यों दी गई है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके बारे में हमें बताना कि क्यों पूछा गया होगा, या फिर क्यों यहाँ पर वो 4 लाइनें दी गई होंगी। यहाँ पर हमें ये 4 लाइनें इसलिए दी गई है कि उस कविता की जो शब्द है, उस कविता के शब्दों द्वारा लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि कि व्यक्ति सिर्फ उसके जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति उसके कर्मों से ही महान बनता है। और और जब अगर व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, तो किसी भी व्यक्ति में कर्म करने की क्षमता होती है। और और अगर व्यक्ति चाहे, व्यक्ति सोचे, व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये करना है, तो कोई भी चीज दुनिया की उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। मुश्किलें जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपने ठान लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठान लेने के बाद जब आप उसको करने की चेष्टा करते हैं, जब उसको करने का आप करने की कोशिश आप करते रहते हो, तो मुश्किलें आती है। पर मुश्किलों के ऊपर भी आपको विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है, निरंतरता से कार्य करना होता है, और तभी जाकर के आप सफल होते हो। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, पर जब मुश्किलें आना शुरू हो जाती है, तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। मुश्किलें ही राह का रोड़ा होती है। अगर उन मुश्किलों को, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मुश्किलें तो आएंगी ही। ऐसा ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिस पर पत्थर नहीं होते। हर राह में पत्थर होते हैं। तो अगर आपके देखने का क्या नजरिया है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे तो ऐसी राह चुननी है जिस पर पत्थर ही नहीं होंगे, तो फिर तो आपको एक ही जगह पर बैठना होगा। आप किसी भी रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि जहां-जहां राह है, उस पर पत्थर होंगे ही। तो कोई भी काम आप जब करोगे जीवन जीवन में, तो आपको ये सोच करके चलना है कि मुश्किलें होंगी। और अगर ये सोचकर आप चलेंगे कि मुश्किलें होंगी, तो ये भी आपको लगातार सूझता रहेगा कि अगर मुश्किलें होंगी, तो उनको पार करना भी मुझे पड़ेगा। और अगर पार करना है, तो फिर आपका दिमाग काम करेगा, आप सोचोगे कि इसके ऊपर किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो ये 4 लाइनें जो यहाँ पर दी गई है, वो हमें बता रही है कि व्यक्ति का कर्म उसे महान बनाता है, और किसी भी व्यक्ति में महान बनने की कुवत होती है। ऐसी कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जिसमें महान बनने की क्षमता नहीं है। पर वो अपने आप को निरंतरता से उनको घसना होता है ना। कहते हैं कि तपने के बाद सोना, तपने के बाद ही निखर के आता है ना। तो इस तरह से आदमी को भी, इंसान को भी, व्यक्ति को भी इसी तरह से जीना होता है। ठीक है? चलिए, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8th A, pick out from the lesson 10 examples of each. करेक्ट ना कॉन्क्रीट नाउन्स। अभी देखिए, कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होती है, मुझे तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पता होनी चाहिए। कॉन्क्रीट नाउन्स ऐसे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख तो सकते हो, पर जिनको छू भी सकते हो, जिनको आप छू करके देख सकते हो, इनको कहा जाता है कॉन्क्रीट नाउन्स। तो कॉन्क्रीट नाउन्स के क्या एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं लेसन में। फ्लावर है ना, नंबर 2 एंड्स, नंबर 3 कैटरपिलर, ग्रास, ग्रास है ना, नंबर 5 वाटर, रॉक, वाटर, रॉक,
और ऐसी बहुत सारी चीजें, स्पाइडर वेब्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में अगर और आपको चाहिए उदाहरण, तो आप उसको कंक्रीट भी ले सकते हैं ना, कंक्रीट भी एक नाउन ही है, ठीक है। कंक्रीट कितने चाहिए हमको, शायद 7, 8, 10 चाहिए, तो 10 भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये 9 और 10, 10 के 10 लेते हैं, कोई बात नहीं है। गोल्ड है ना, गोल्ड। उसके बाद में बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई। चलिए, तो ये हो गए कॉन्क्रीट नाउन्स, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख करके, छू करके महसूस कर सकते हो, छू करके, है ना। ठीक है, ये हो गए कॉन्क्रीट नाउन्स। अब देखते हैं, मुझे लगता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में भी सवाल शायद किया है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ठीक है, बराबर, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या करते हैं, कौन से नाउन्स होते हैं। अब कॉन्क्रीट नाउन्स तो ये होता है डस्टर, ये है डस्टर, ये है पेन, ये है बोर्ड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स है, इनको छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है हमारी भावनाएं, अलग अलग तरीके की जो भावनाएं होती है, उनको हम, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये होती है भावनाएं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जॉय है ना, हैप्पीनेस, उसके बाद में सैडनेस। अब ये वो चैप्टर में होगा नहीं होगा, ये हम उसके बारे में, पैशन है ना, ये सारी उसमें से लिए है। बाद में लव, फिर बाद में परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, ईगो है ना, ईगो, आइडिया, ठीक है। टाइम, टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सॉरी, हाँ सॉरी, करेक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में हार्ड वर्क है ना, इस तरह से पैशन, पैशनेट, ये सारी चीजें जो होती है, भावनाएं, मानवीय भावनाएं जो होती है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। चलिए, अब है अगला सवाल। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब सबसे पहले तो चीज ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, है ना, ये हमें समझना है। अब ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, जो वाक्य में, आई एम हैप्पी, देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूं, आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी, ये क्या है, ये है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, उसे ही कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या आएगा, आई एट अ मैंगो, ठीक है। अब यहां पर मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया, एट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल में मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला है ना। अब इसमें सिर्फ मैं 1 2 3 4 ऐसे क्रम लिखूंगा, उनके नंबर्स लिखूंगा और
सामने ट्रांजिटिव है तो टी लिखूंगा, इंट्रांजिटिव है तो आई लिखूंगा। One can witness and experience the beauty of heaven. The beauty of heaven. Experience the beauty of heaven. तो ऑब्जेक्ट है ब्यूटी ऑफ हेवन, ब्यूटी है ना, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, कंप्लीट ऑ ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। ठीक है, फिर नेचर सूद्स एंड नर्चर्स, अगेन इंट्रांजिटिव। नेचर क्योंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ ही नहीं है, ठीक है। इट विदर्स कंप्लीटली, फिर से इंट्रांजिटिव। चौथा, द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, फिर से इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब तक सिर्फ हमने एक ही ट्रांजिटिव देखा है, बाकी सारे के सारे इंट्रांजिटिव हो गए, है ना। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, ठीक है, रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई इज, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है, ठीक है। इट स्माइल्स एंड डांसेस, अगेन इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ढूंढना होगा जिनको, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं या जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और जिनको ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है या जिन ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हुए हैं उनको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, कंपोज 8 to 10 सेट इमेजिनरी डायलॉग्स बिटवीन अ बर्ड एंड अ ट्री, तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बाद में प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रीज यूजिंग पॉइंट्स गिवन, ये तो आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ना, ये इंफॉर्मेशन, ये आप अगर इसमें क्या विकिपीडिया पर जाओगे या गूगल में ब्राउज करोगे तो भी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर एक फैक्ट फाइल लिखना है हमको नीम ट्री के बारे में, तो नीम का नाम है नीम, नीम उसको कॉमन नेम से हम जानते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एजाडिरेक्टा इंडिका, है ना, उसको कहते हैं एजाडिरेक्टा इंडिका, उसका साइंटिफिक नेम है ना। साइंटिफिक नेम में क्या होता है, ये साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, दो नाम से मिलकर के एक नाम बनता है, जिसमें एक जीनस होता है, जीनस का नाम होता है, एक स्पीशीज का नाम होता है। इस तरह से ये चीजें वो आपको साइंस में पता होगी, है ना। उसका रीजन और क्लाइमेट क्या है, तो यही हमको लिखना है कि कौन से रीजन में वो ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके फीचर्स क्या होते हैं कि किस तरह से वो बहुत बड़ा बन जाता है, विशाल बन जाता है, उसके पत्ते बिटर टेस्ट होती है, कड़वे होते हैं, है ना। ग्रोथ बहुत बड़ा होता हो जाता है, कितने सालों तक वो बढ़ सकता है, साइज शेप बहुत बड़ा होता है, लकड़ी हमें प्रदान करता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो उसकी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हम औषधि की तरह ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस, है ना, औषधि की तरह उसको यूज होता है। उसके जो फल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, निम्बोड़ी कहते हैं मराठी में, तो वो जो फल होते हैं उसके, उससे कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती है, सोप बनाने में भी, मतलब साबुन बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। एनी स्पेशल फीचर, इसका स्पेशल फीचर ये है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं में या फिर बायो केमिकल्स जिसको हम कहते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स बनाने में भी उसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, डू यू अग्री, जस्टिफाई योर आंसर बाय साइटिंग समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड और हर्ड ऑफ समवन, है ना। इम्पॉसिबल जो है वो खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, और इसी को आपको आपके अनुभव के आधार पर कुछ लाइनों में लिखना है, इसको जस्टिफाई भी करना है ना। यू, अब ये एक्सरसाइजेस जो है ये आपको करनी ही होगी, है ना। You have an environment protection week celebration in your school. You have invited an environmentalist. Your friend interviews him her about how to save the environment, और इंटरव्यू के फिर क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, और उसके बाद में एनवायरनमेंट डे जो आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है इसके ऊपर आपको एक न्यूज रिपोर्ट भी लिखनी है। तो चलिए, यहाँ पर हम ये लेसन खत्म कर चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे दूसरे यूनिट के साथ, और आशा करता हूँ कि ये आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझने में
बहुत मदद भी हुई होगी, ये लेसन समझने में इस वीडियो की बहुत मदद हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इस तरह से नए-नए वीडियोज़ आपको रोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।